नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। वह है आरूढ़ लग्न या आरुण पद। वैसे तो महर्षि पाराशर ने इसका उल्लेख बृहत पाराशर होरा शास्त्र में किया है, परंतु इसका व्यापक प्रयोग और विस्तार महर्षि जैमिनी ने किया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आरूढ़ कैसे निकालते हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या बताए हैं महर्षि पाराशर ने, और आरूढ़ प्राप्त होने पर उसे कैसे एनालाइज किया जाता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आरूढ़ होता क्या है। लग्न जहाँ यह बताता है कि हम क्या हैं, वहीं आरूढ़ यह बताता है कि दुनिया की नज़रों में हम क्या हैं, अर्थात दुनिया या लोग या यह समाज, यह हमें किस दृष्टि से देखते हैं, इनके मन में हमारी छवि क्या है, लोग हमें क्या मानते हैं, क्या समझते हैं। आरूढ़ का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक छवि, उसकी ताकत और कार्यक्षेत्र का अंदाजा दूसरे लोगों के द्वारा लगाया जाता है। समझिएगा, लग्न कुंडली क्या होती है। लग्न कुंडली हम खुद होते हैं। जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, जो व्यक्ति का नेचर है, जो व्यक्ति खुद है, वो लग्न कुंडली से दिखता है। लेकिन जब आरूढ़ लग्न आता है या आरूढ़ लग्न निकालते हैं हम, तो वो हमारी सामाजिक छवि बताता है। समाज हमें कैसे देखता है, क्या समझता है हमारे बारे में। जैसे मान लीजिए आप एक अंतर्मुखी और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो कि आपकी लग्न कुंडली बताती होगी, परंतु आपका दूसरों से ना घुलने मिलने का जो स्वभाव है, उसकी वजह से लोगों ने आपकी छवि एक अहंकारी व्यक्ति की बना रखी है। यह आरूढ़ लग्न बता देगा। कभी कभी कुछ लोग आर्थिक रूप से तंग हो रहते हैं, परंतु बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या महंगे कपड़े पहनते हैं, जिससे उनकी सामाजिक छवि जो रहती है वो एक धनी व्यक्ति की बनी रहती है। लोग उन्हें धनी व्यक्ति समझते हैं, परंतु सच्चाई कुछ और ही रहती है। आरूढ़ लग्न निकालने के लिए हमें लग्न से लग्नेश की दूरी देखनी होती है, और फिर जितने भाव की दूरी लग्न और लग्नेश के बीच में होती है, उतने ही भाव हम आगे जाते हैं लग्नेश से। इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे इस कुंडली में मिथुन लग्न का स्वामी कहाँ पे है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। मिथुन लग्न का स्वामी बुध मेष राशि में बैठा है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो जहाँ बुध है, हम वो दूरी देखते हैं लग्न से कितनी है। वो 11वें भाव में है, तो 11 भाव दूर हुआ लग्न से। अब हमें बुध से 11 भाव आगे जाना है। तो बुध से जब हम 11 भाव आगे जाएंगे तो हम कुंभ में पहुंचेंगे, कुंभ राशि में। तो ये जो 11 नंबर जहाँ लिखा है, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम इसको आरूढ़ लग्न बना लेंगे। कुंभ लग्न जो है, कुंभ आरूढ़ बन जाएगा ये। बाकी सारे ग्रह वैसे ही रहेंगे, पूरी कुंडली घूम जाएगी और 11 नंबर जो है वो लग्न पे आ जाएगा। मान लीजिए अगर बुध 12वें भाव में होता तो हम जहाँ बुध बैठे, मतलब 12वें भाव में बुध बैठे, वहाँ से 12 स्थान आगे जाते तो कौन सा, मेष लग्न आ जाता। बाकी सारे ग्रह वैसे ही रहते, मेष लग्न आरूढ़ लग्न हो जाता। उसी प्रकार अगर लग्नेश लग्न से 3 भाव दूर हो तो आप तीसरे घर से 3 भाव आगे चले जाएंगे, मतलब 5वें भाव में आरूढ़ बन जाएगा। इस तरह से आरूढ़ लग्न निकालते हैं, लग्न और लग्नेश की दूरी को देखते हुए। वैसे तो हमें सिर्फ आरूढ़ लग्न की ज़रूरत होती है एनालिसिस के लिए, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो हर भाव का आरूढ़ उस राशि के स्वामी से उसकी दूरी के हिसाब से निकाल सकते हैं। पहले भाव से हम निकाल रहे हैं तो लग्न आरूढ़ कहलाता है। दूसरे भाव का रहे तो धन आरूढ़ कहते हैं, उसको धन आरूढ़ पद है। तीसरे भाव में विक्रम या भातृ आरूढ़ कहते हैं। चौथे भाव को मातृ या सुख आरूढ़ कहते हैं। 5वें भाव में मंत्र या पुत्र आरूढ़ होता है। 6ठे भाव में रोग या शत्रु आरूढ़ कहते हैं उसको। 7वें भाव में दर आरूढ़ होता है। 8वें भाव को मरण या मृत्यु आरूढ़ कहते हैं।
9वें भाव को पितृ आरूढ़, 10वें भाव को कर्म आरूढ़, 11वें भाव को लाभ आरूढ़ और 12वें से व्यय आरूढ़ पद निकलता है। जो 12वें का निकलता है व्यय आरूढ़ पद होता है। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं जो महर्षि पाराशर ने बताए हैं। देखिए, लग्न और सप्तम भाव कभी आरूढ़ पद नहीं बन सकते, और अगर उनमें आरूढ़ आ भी जाए तो हमें उस भाव से 10 भाव आगे आरूढ़ को रखना है। फिर से समझिए, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लग्न और सप्तम, फर्स्ट एंड सेवंथ, लग्न और सप्तम भाव कभी आरूढ़ पद नहीं बन सकते, और अगर आ भी जाएं तो हमें उस भाव से 10 भाव आगे आरूढ़ को रखना है। एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मेष लग्न की एक कुंडली है और लग्न स्वामी लग्न में है। मेष लग्न का स्वामी कौन? मंगल। मान लीजिए मंगल लग्न में ही है, तो यहाँ आरूढ़ लग्न नहीं बनेगा। उससे 10 भाव आगे, मतलब 10वें घर को हम आरूढ़ मानेंगे, तो 10वां घर कौन सा? मकर आएगा, कैप्रिकॉर्न। तो हम 10वें को आरूढ़ लग्न मान लेंगे, मतलब मकर को आरूढ़ लग्न मान लेंगे। उसी प्रकार अगर इसी कुंडली में चौथे भाव में मंगल हो तो लग्न से लग्नेश की दूरी 4 भाव दूर है, तो चौथे भाव से हम 4 भाव और आगे चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 7वें में। 7वें भाव में आरूढ़ नहीं आता है, ऐसा नियम बताया है। तो 7वें को आरूढ़ ना मानते हुए हम 7वें से 10 भाव आगे जाएंगे। जब 7वें से 10 भाव आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे कर्क में, मतलब चौथे भाव में। तो हम यहाँ पे कर्क को आरूढ़ लग्न बना लेंगे। पहले का हो गया, चौथे का हो गया। अब 7वें में मान लीजिए मंगल आ जाते हैं, तो रूल सिंपल था, पहले और 7वें से 10 भाव आगे जाना है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 7वें से 10 भाव आगे निकल जाएंगे। 10 भाव आगे मतलब फिर चौथे उसमें आ जाएंगे, कर्क आरूढ़ लग्न बन जाएगा। अब अगर मंगल मान लीजिए 10वें भाव में हो, इसी कुंडली में देखिए मंगल 10वें भाव में हो लग्न से, तो लग्न से 10 भाव की दूरी। अब यहाँ से आप जब 10 भाव आगे जाएंगे तो 7वें में पहुँच जाएंगे। वो 7वां और पहला नहीं बन सकता आरूढ़, तो 7वें से फिर हम क्या करेंगे, क्या नियम है? 10 भाव आगे जाएंगे। तो 7वें से जब यहाँ हम 10 भाव आगे जाएंगे नियम को फॉलो करते हुए, तो हम चौथे भाव कर्क में फिर पहुँच जाएंगे। तो जो आरूढ़ लग्न बनेगा वो कर्क का बनेगा। तो ये एक्सेप्शंस कुछ बताए हैं महर्षि पाराशर ने। अमूमन ज्योतिष इस चीज़ को कुछ फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। ये आपके ऊपर पर्टिकुलर डिपेंड करता है कि आप इन एक्सेप्शंस को लेके चलते हैं या इन एक्सेप्शंस को छोड़ के चलते हैं। अब जब आपने आरूढ़ लग्न बना लिया है तो अब हम समझते हैं इसे एनालाइज कैसे करते हैं। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले देख ले कौन सी राशि का आरूढ़ बन रहा है, क्योंकि हर राशि आपकी सामाजिक छवि अलग अलग बताएगी। आइए हम मेष से शुरू करते हैं। अगर मेष लग्न बनता है तो क्या होता है? देखिए, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। यह आपकी सामाजिक छवि दर्शाता है। जो भी आपका लग्न बनेगा, आप वैसे व्यक्ति हैं नहीं हैं वह लग्न कुंडली बताएगी, लेकिन आरूढ़ लग्न आपका क्या समाज के सामने प्रस्तुत करता है यह वो बताता है। मान लीजिए मेष लग्न का आरूढ़ बनता है तो व्यक्ति बहादुर दिखेगा, समाज को लगेगा कि व्यक्ति बहादुर है, ताकतवर है, थोड़ा हड़बड़ाहट वाला है, अहंकारी हो। आप हैं नहीं हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आरूढ़ लग्न यह शो करेगा समाज को। वृषभ लग्न बनता है मान लीजिए तो धनी, व्यवसायी, विलासी व्यक्ति दिखेगा, सामाजिक छवि उसकी ऐसी दिखेगी। मिथुन लग्न बनता है आरूढ़ में तो कम्युनिकेटिव लगेगा, वाचाल जिसे कहते हैं, अपने मूड से यंग लगेगा वो। कर्क लग्न बनता है अगर तो लोगों से जुड़ने वाला बनेगा, दुख दर्द बांटने वाला दिखेगा लोगों को, इमोशनल दिखेगा वो। सिंह लग्न बनता है तो उसकी अपनी एक धसक होगी, प्राइडफुल होगा, रॉयल होगा। कन्या लग्न हुआ तो इंटेलिजेंट दिखेगा, बुद्धिमान लगेगा लोगों को, फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट रहेगा, लोग उससे सलाह लेंगे कि ये व्यक्ति फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट है, ऐसा समझेंगे। अच्छा वक्ता भी हो सकता है। तुला लग्न हुआ
तो उसे अच्छा व्यवसायी समझेंगे, सोचेंगे ये जिस बिजनेस में हाथ डालता है उसमें सफल होगा, अच्छे स्वभाव वाला रहेगा, मार्केट का एक्सपर्ट लगेगा वो लोगों को। वृश्चिक लग्न हुआ तो गुस्सैल प्रवृत्ति का लगेगा, कहते हैं ना वो गुड फ्रेंड्स और वर्स्ट एनिमी, वैसा व्यक्ति दिखेगा, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहेगा। धनु लग्न हुआ तो व्यक्ति लोग उसे ईमानदार समझेंगे, सरकारी सेवा में हो सकता है, उच्च पद पे, धार्मिक व्यक्ति हो सकता है। मकर लग्न का आरूढ़ हुआ तो लोग समझेंगे कि ये जो काम करता है वो परफेक्शन के साथ करता है, ये व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड है, ऐसा समझेंगे लोग। उसे किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे सकते हैं, वो समझेंगे कि ये बहुत अच्छा मैनेज करेगा। और हो सकता है वो कर भी ले, क्योंकि आरूढ़ में मकर आ रहा है या ये जो राशियाँ आ रही हैं, ऐसा व्यक्ति का स्वभाव हो भी सकता है, जब समाज को दिखता है तो वो उससे मैच भी कर सकता है। कुंभ आरूढ़ आए तो दृढ़ संकल्पी दिखेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी रहेगी, दान धर्म करने वाला हो सकता है। मीन आरूढ़ में बातूनी लगता है, आलसी व्यक्ति दिखता है, ईगोइस्टिक लगता है, सेंसिटिव हो सकता है। आरूढ़ के एनालिसिस में अभी हमने देखा आरूढ़ लग्न जो राशि आएगी वो हमने देखी है, उस आधार पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि व्यक्ति कैसा हो सकता है, सामाजिक छवि उसकी क्या हो सकती है। अब हमें देखना है कि कौन से ग्रह बैठे कहाँ पे, लग्न में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, ये 3 भाव ध्यान रखिएगा। कौन से ग्रह बैठे हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति क्या है और समाज में अपनी क्या छवि छोड़ रहा है। पापी ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, पहला, 7वां और 10वां भाव ही क्यों लिया हमने? पहला भाव जो आप हैं, जो दुनिया को आप दिख रहे हैं, वो पहले भाव से समझ में आता है। 7वें से आपकी लोकप्रियता आंकी जाती है और 10वें से आपकी कर्म क्षेत्र की सफलता और कर्म क्षेत्र की छवि, सफलता असफलता या कर्म क्षेत्र की छवि। तो हमें पहला स्टेप हमने वो ले लिया था कि हमने राशि देखी थी कौन सी पड़ रही लग्न में। अब हम देखते हैं कि ग्रह कौन से आ रहे हैं पहले, 7वें और 10वें में। जो आपने आरूढ़ लग्न अपना निकाला होगा उसमें कौन से ग्रह आ रहे हैं। मेनली हम फर्स्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन हाँ 7वें और 10वें को भी सेकेंडरी पोजीशन देनी चाहिए। अगर सूर्य आ जाता है तो व्यक्ति उच्च पद पर होता है, दिखता है, अथॉरिटेटिव उसकी पर्सनालिटी रहती है, एक लीडरशिप वाली इमेज रहती है, कमांड रहती है लोगों के ऊपर। चंद्रमा अगर आता है तो समाज सेवी होता है, गरीब लोगों के लिए काम करता है, समाज में दिखता है वो कि एक व्यक्ति गरीबों के लिए काम कर रहा है। मंगल अगर आता है लग्न में, आरूढ़ लग्न में या फिर 10वें में या 7वें में, तो पराक्रमी दिखता है और सेना का उच्च पद भी ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं, क्रोधी होता है। बृहस्पति अगर हो तो शिक्षक होता है ऐसा व्यक्ति, अध्यापक होता है, एडवाइज़र होता है। लोग ये समझते हैं कि इस व्यक्ति से एडवाइस लेना, किसी भी फील्ड में एडवाइस लेना सही होता है, ये व्यक्ति सही एडवाइस देगा। शुक्र अगर हो तो संगीतज्ञ हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, एक्टर हो सकता है, कलाकार, फैशन डिज़ाइनिंग में काम कर सकता है। शनि अगर हो तो सेवक हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम कहते हैं। सेवक का मतलब वैसा मत समझिएगा, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस ऑफर करे। गरीबों का सहायक हो सकता है, थोड़ा नेचर से सीरियस हो सकता है। राहु यहाँ पे हो तो एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बनाता है, जादूगर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। जुआ खेलने वाला, गैम्बलर जैसे हम कहते हैं, गैम्बलर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब केतु अगर यहाँ पे आ जाए तो केतु जो है वो डिटैच करता है हर चीज़ से, मतलब दूर ले जाता है हर चीज़ से। यश फेम में इंटरेस्ट नहीं होता है व्यक्ति का, सन्यासी बनाता है। हाँ, दूसरे ग्रह अगर साथ में हो या सपोर्ट में हो तो फिर फेमस बनाएगा। बुध यहाँ चतुर, तार्किक मतलब कम्युनिकेटिव, गणितज्ञ और तटस्थ बुद्धि का बनाता है। देखिए, आरूढ़ की एनालिसिस में हमने एक तो लग्न देख लिया, दूसरा पहले 7वें 10वें भाव में ग्रहों पर विचार कर लिया। इसके बाद आरूढ़ लग्न में ग्रहों का प्रभाव जन्म लग्न की जो कुंडली रहती है उसी की भांति देखना है।
जैसे हम लग्न कुंडली में प्रभाव देखते हैं ग्रहों का, वैसे ही सेम आरूढ़ में देखना है। ये 2-3 चीज़ें हमने देख ली, इसके बाद हमें बिल्कुल वैसे ही चलना है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, तो वह जातक को भाग्यशाली, धनी, प्रसिद्ध व सफल बनाते हैं। वहीं अगर आरूढ़ में पाप ग्रहों का प्रभाव हो या अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो या अशुभता प्रदान करने वाले ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो जातक को भाग्यहीन, विवादित या असफल बना सकते हैं। ये हमने आरूढ़ लग्न के बारे में आज देखा, समझा कैसे उसे एनालाइज करते हैं। सिंपल है, कोई ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसमें कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए, जो देखने में आती हैं, जो अमूमन ज्योतिष की किताबों में कही गई हैं। जैसे राहु का आरूढ़ अगर आपको निकालना है तो उसकी राशि कुंभ माननी चाहिए, और केतु का तो उसकी राशि हम वृश्चिक मानते हैं। ठीक, आरूढ़ लग्न कभी दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं आता। देखिए, अगर लग्न का स्वामी लग्न से दूसरे भाव में हो, फिर हमें दूसरे भाव से 2 आगे जाना रहता है, तो चौथा भाव आ जाएगा। तीसरे भाव में है तो 3 से 3 आगे जाएंगे तो 5वां भाव आ जाएगा। चौथे भाव में है 4 से 4 आगे जाएंगे तो 7वां भाव आ जाएगा। 5वें भाव में है 5 से 5 आगे जाएंगे तो 8वां 9वां भाव आ जाएगा। तो दूसरा, छठवां, 8वां, 12वां भाव नहीं आता, ये समझ लीजिएगा। आरूढ़ लग्न से तीसरे, छठे भाव में पापी ग्रह हों तो वो पराक्रम की वृद्धि कराते हैं, दशा में शुभता प्रदान करते हैं। फिर आता है आरूढ़ लग्न से चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में अगर चंद्रमा या शुक्र हो, तो वो संभावना बनती है कि व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा भवन होंगे, एक से ज़्यादा घर होंगे। फिर आता है आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में शुभ ग्रह जातक को धनी व सम्मानित बनाते हैं। अब एक और पॉइंट आता है, आरूढ़ लग्न के 11वें भाव में ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक राजा के समान होता है, और अधिक ग्रहों की प्रभाव की वजह से उसके आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। धनार्जन जो वो करता है वो एक से ज़्यादा स्रोतों से करता है। आरूढ़ लग्न के दूसरे और 7वें भाव में राहु या केतु हो तो जातक को पेट संबंधी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आरूढ़ लग्न से 12वें भाव में अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो धन की कमी होती है, धन का अभाव होता है, या फिर जातक खर्चीला बहुत होता है। आरूढ़ लग्न से दूसरे या सातवें भाव में गुरु, चंद्र, शुक्र या इनमें से कोई 2 या इनमें से कोई एक भी हो तो जातक धनी होता है। आरूढ़ लग्न से दूसरे या 7वें भाव में केतु पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति जो है वो जवानी में बूढ़ा दिखने लगता है। आरूढ़ लग्न के दूसरे भाव में अगर उच्च का बुध या शुक्र या बृहस्पति हो तो जातक बहुत धनी होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अमूमन देखे जाते हैं आरूढ़ लग्न को जब एनालाइज किया जाता है या जब उसका विश्लेषण किया जाता है, तो इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। ये मैंने आपको आज आरूढ़ लग्न के बारे में बताया, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं। इसी तरह उपपद भी होता है, उपपद लग्न भी होता है, जिससे व्यक्ति के लाइफ पार्टनर के बारे में प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, उससे मिलने वाले सुख देखे जाते हैं, लाइफ पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, फीचर्स देखे जाते हैं लाइफ पार्टनर के। उपपद के लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, और आज के वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ अच्छा सीखा होगा ज्योतिष के बारे में, आपको कुछ अच्छा समझने का एक अवसर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो ज्योतिष के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।